नमस्ते। द परफेक्ट वॉइस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण तारे। आज हमारी गेस्ट है भारत की एक जानी मानी हिस्टोरियन जिनका नाम है डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा। दिल्ली में रहती है, एकेडमिशियन है, कॉलमनिस्ट है, कई विषयों पे लिखती रहती है। उनका मेन टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री, इतिहास और जेंडर इक्वलिटी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आज भारत में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हिस्ट्री में क्या करना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या करना चाहिए। मुबीन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। पॉडकास्ट के लिए शुरुआत करते हैं पहले से ही। भारत में बहुत सारी चर्चाएं होती है कि जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, स्त्री पुरुष सब समान है। आपको सच्ची में लगता है ऐसा है? अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए किरण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इतने खूबसूरत पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मेरा ये मानना है कि कोई भी विषय हो और ख़ासकर जब वो विषय जेंडर से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है और हम महिलाओं की इक्वालिटी की अगर बात करें तो कई स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि ये इक्वालिटी जो है वो हासिल करने में भी कई 100 साल लगेंगे। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि अगर आधी आबादी आपकी, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपका सारा जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस समाज को बनने में, क्योंकि अगर महिला नहीं होंगी तो ये समाज ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है कि हम महिलाओं की शेयरिंग जो है, आज तक महिलाएं जो है वो, आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ तो मैं इतिहास से ही आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आप चाहे कितने भी मूवमेंट देख लीजिए जो हुए हैं इतिहास में, उसमें जो एक्टिविज्म है वो महिलाओं ने किया है, लेकिन लीडरशिप जो है वो किसी पुरुष पुरुष को गई है, उसका जो श्रेय जो है वो पुरुष को गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महिलाओं ने बहुत काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है और मुझे लगता है कि हमारे देश में हमें कई चीज़ों के लिए लड़ना नहीं पड़ा, जैसे हमें वोटिंग राइट्स के लिए नहीं लड़ना पड़ा। तो लेकिन जो एक माइक्रोकॉज़म हमारा जो सोसाइटी का फैमिली है, उस पे अभी भी काम बहुत ज़रूरी है, चेंज आ रहा है और थैंक्स टू द मूवमेंट दैट वुमेन हैव बीन लीडिंग। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमें सुकून से बैठना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि भई अब तो, क्योंकि लड़ाई बराबरी की नहीं है, लड़ाई हमारे हक की है कि क्या महिलाओं को वो हक दिया जा रहा है, क्या वो शेयर इन पावर दिया जा रहा है, क्या वो शेयर इन प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, क्या वो शेयर इन आइडेंटिटी, इन सोशल रोल्स दिया जा रहा है। आप उसे एक आइडियल माँ, बहन, बेटी तो आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आइडियल वुमेन सीईओ क्या हो? आज हमारे इस बड़े इतने बड़े डेमोक्रेसी की हमारी मैडम प्रेसिडेंट है और हमने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें इसको ये सोच के बैठ जाना है, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि दुनिया में 13% जो प्रॉपर्टी है, सिर्फ 13% महिलाओं के हाथ में है, उनके नाम से है। तो एक रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड औरतों का ज़्यादा नज़र आना समाज में, वो एक इंडिकेशन है। अगर औरत समाज में निकल रही है और वो सेफ वापस घर आ रही है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो समाज जो है वो बिल्कुल अच्छा है, वो हेल्दी समाज है। तो ये बहुत ही वास्ट पैराडाइम है। आज के भारत की अगर हम बात करें, पुराने जमाने की बात छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए। हम्म, आज अगर हम देखें तो आज महिलाएं कहाँ पर हैं? हम जिससे कहा मैडम प्रेसिडेंट है, पहली प्राइम मिनिस्टर हमने दी है, बिल्कुल। कई राज्यों की चीफ मिनिस्टर भी महिला रही है। बिल्कुल। इतना सब होने के बाद भी क्या महिलाओं को इसका उचित हक मिलता है भारत में या नहीं मिलता है? और उसमें भी थोड़ा मैक्रो लेवल पे में जा कम्युनिटी वाइज अगर बात करें तो आज हिंदू महिलाओं की परिस्थिति क्या है, मुस्लिम महिलाओं की क्या है, क्रिश्चियन महिलाओं की क्या है, कौन सी कम्युनिटी में, कौन से रिलीजन में महिलाओं को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, इसके बारे में आपका रिसर्च क्या कहता है? देखिए, पहले तो मैं इस विचार को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिलाएं चाहे कोई भी समाज हो वो मार्जिनलाइज्ड है। लेकिन आपकी इस सोच को, इस क्वेश्चन को नकारती नहीं हूँ मैं ये मानती हूँ कि मार्जिनलाइज्ड विद इन मार्जिनलाइज्ड एक सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, जहाँ माइनॉरिटी वुमेन है, जहाँ दलित वुमेन है,
फॉर दैट मैटर किरण जी, आप ये देखिए कि कई ऐसे समाज है जो बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन महिलाओं की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है उस समाज में, उनको सिर्फ एक डोमेस्टिसिटी तक रखा गया है। तो ये एक बहुत ही वास्ट पैराडाइम है, और आई ऑलवेज बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट। मेरा ये मानना है कि जब महिलाओं का कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट होगा, जो स्टेट उनको वो एम्पावरमेंट देगा, तो वो असली एम्पावरमेंट होगा। क्योंकि कितना भी आप कर लीजिए, आप, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन और मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अमूमन जो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फॉर दैट मैटर रिलीजन, इट्स वेरी पेट्रियार्कल, वो बहुत ही पितृसत्तात्मक है। और पितृसत्तात्मक का मतलब ये नहीं कि मेरे मेरे लिए सारे पुरुष दुश्मन है। पितृसत्तात्मक जो है वो एक सोच है। तो वो जो सोच है उसको बदलने में हमें बहुत काम करना है, एंड फॉर दैट आई थिंक जो स्टेट का काम है वो कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए हाल ही में कई ऐसे पॉजिटिव स्टेप हमारे सरकार ने लिए हैं जिसमें बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन यस, इट विल लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट। फिर एजुकेशन, मुझे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन फॉर विमेन शुड बी, मतलब उस एक्सेसिबिलिटी जो है एजुकेशन की औरतों के लिए सही होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी। किरण जी, आज एक महिला, वो किसी भी एज की हो, किसी भी उम्र के वर्ग की हो या किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो खुद ही क्यों ना अपना व्हीकल ड्राइव करके जा रही हो, वेल एम्पावर्ड हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके लिए एक जंग है घर से बाहर जाने से घर वापस आने तक। क्योंकि जो समाज है, उस समाज में उसको रहना है। आप देख लीजिए, रेप्स बढ़ रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहा है। और क्यों सेक्सुअल वायलेंस? क्यों क्यों आप एक ऐसे समाज में हैं जहाँ आप एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ आप काम करें, लेकिन आपको तंज सुनना पड़ता है क्योंकि आप एक महिला हैं, इसलिए। फिर उसके बाद वो घर वापस आ रही है, घर आके वो अपने पति को देख रही है, अपने एक्सटेंडेड फैमिली भी उनको भी देख रही है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि आजकल एक जनरल डिस्कशन चलता है, आम तौर पे जब हम दोस्त वगैरह बैठते हैं या बैठते हैं जब हम फैमिली, आजकल तो जो है फैमिली टूट रही है क्योंकि महिलाएं जो है वो ध्यान नहीं दे रही हैं, है ना? एक ये जनरल परसेप्शन है। तो मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूंगी कि महिलाएं तो तैयार हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लेकिन क्या हमारा समाज तैयार है महिलाओं के उस रोल को रिकग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए? और उसके साथ साथ क्या हम जो उसका जो दायरा है उसको उसके लिए हम बना सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ फॉर अ वुमेन ऑल्सो, शी ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड, एक महिला को भी ये समझना है कि इट्स नॉट एन ईजी, एंड आई एम श्योर हर औरत जो बाहर निकल रही है, जैसे मैंने आपसे कहा, वो एक जंग की तरह होता है, सुबह निकलना और वापस आना। लेकिन सिंस आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई बिलीव दैट देर आर गुड पीपल ऑल्सो, एंड मानसिकताएं चेंज हो रही हैं, पुरुष भी साथ दे रहे हैं। और पहले सिर्फ मैटरनिटी लीव होती थी, अब पैटर्निटी लीव भी हो रही है, जहाँ पेर फादर्स में वो घर रहते हैं, वो भी बच्चों को देखते हैं। तो ये बदलाव आ रहा है, लेकिन इसका थोड़ा-सा जो एक इम्पेटस होता है या स्टैटिस्टिक्स होता है, ये बदलाव का बढ़ने का की ज़रूरत है। इसको मैं थोड़ा पीछे लेना चाहूँगा। जैसा आपका रिसर्च का टॉपिक है हिस्ट्री, मुगल काल का हिस्ट्री, आज का हिस्ट्री और पहले, तो थोड़ा इस बारे में हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि उस समय में महिलाओं की परिस्थिति क्या थी, आज क्या है, क्या बदलाव आया है? जैसा उस समय था वैसा ही आज है या कुछ चेंज हुआ है? क्या पॉजिटिव चेंज हुआ है? और आने वाले 50 सालों में भारत की महिलाएं कहाँ होगी? भारत में महिलाओं को पूजा जाता है, नारी शक्ति कहा जाता है। बिल्कुल। क्या ये शक्ति सच में भारत को विकसित भारत जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं 2047 तक करना है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? पहले तो किरण जी, जो आपने ये बात कही कि हम लोग बहुत हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि हमारे देश को जो लीड करना है वो ये सोच रखते हैं, और मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री की जो ये सोच है, देखिए हर चीज़ सोच से शुरू होती है। जब तक आप सोच नहीं रखेंगे तब तक आप उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते। तो ये जो सोच है हमारे प्रधानमंत्री की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, एंड अगर आप इतिहास की बात करें, हिस्ट्री हैज़ नेवर बीन काइंड टू वुमेन, है ना?
ये कई इसके भी कई दायरे हैं। काइंड नॉट बीइंग काइंड टू वुमेन इन द सेंस कि जो हुआ है, जो घटा है, वो तो काइंड नहीं था, लेकिन उसको पहुंचाना लोगों तक, जो रियल स्टोरी है। जैसे मैं अपना आपको बताऊं, मैंने मुगल वुमेन पे मेरी रिसर्च है, सेक्सुअल एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशंस इन मुगल इंडिया। तो दिस इज लाइक आई डिड इन 2000 में। कई अब तो आजकल बड़ा ये जेंडर एंड फोक लिटरेचर ये सब बड़ा इन थिंग है, लेकिन जब मैंने ये विषय चुना तो जेएनयू में थी मैं, तो तभी इस पे कई सवाल उठाए, आप ये इस पे क्यों कर रही हैं, इस पे क्यों कर रही हैं। बट ये कहानी में अगर आप मुगल वुमेन की अगर आप बात करें, या आप थोड़ा एंशियंट इंडिया में भी जाएं, तो एंशियंट इंडिया में वी हैड वेरी एजुकेटेड, वेरी वाइज वुमेन। गार्गी हो गई, मैत्रेय हो गई, and so many of them, and even for that matter Buddhist उसमें अगर आप ले ले तो आम्रपाली, you know, the dancing girl, and she had so much of contribution. So there are a lot of names, बहनों के रूप में, वाइफ के रूप में उनका जो कंट्रीब्यूशन था। अगर आप वैलर हिस्ट्री को देखें, राजपूत महिलाएं जो थी, है ना। कमिंग टू मुगल हिस्ट्री, अगर आप मुगल हिस्ट्री देखते हैं तो इट्स ऑल अबाउट किंग्स एंड प्रिंसेस एंड उनकी रॉयल्टी। औरतों का आपको कोई उसमें वो हालात को अगर आप मैं प्रेजेंट उससे कनेक्ट करूँ तो वो यही है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो नहीं था। वो तो था ही, उसके साथ साथ ये भी एक कहानी देखी जाती है कि व्हेन अ वुमन इज ट्राइंग टू हैव अ ओन पर्सनल चॉइस, है ना। एक औरत की पर्सनल चॉइस उसकी पर्सनल चॉइस नहीं होती है ना। उसको ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगी तो इससे मेरे भाई क्या सोचेंगे, या मेरे घर पे इसका क्या असर होगा, या यू नो मेरे समाज पे क्या असर होगा। द स्टोरी वाज सेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो। यू सी मुगल किंग्स गेटिंग मैरिड टू राजपूत प्रिंसेसेस, बट मोस्ट ऑफ द मुगल प्रिंसेसेस, ये मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि दे डाइड स्पिंस्टर, है ना। शाहजहां का ख्याल उनकी बेटी ने रखा, तो औरंगजेब ने तो उनको जेल में डाल दिया, है ना, बेटे ने, लेकिन उनका ख्याल आखिरी वक्त तक उनकी बेटी ने रखा जो खुद अनमैरिड थी एंड शी वाज अ सिंगल। तो इस तरह आप कहानी देखते हैं मुगल पीरियड में, मोस्ट ऑफ द मुगल प्रिंसेसेस दे डाइड सिंगल स्पेंस्टर। तो क्या उनके अरमान नहीं रहे होंगे, क्या उनका दिल नहीं धड़का होगा, क्या उनको प्यार नहीं हुआ होगा। तो मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मेरी सोच है कि आप औरत को एक इंसान समझिए। तो जहाँ औरत आ जाती है जेंडर उसमें, महिला, तो वहाँ पे हम इंसानियत को पीछे रख के उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस बनाते हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब मैं आपकी उस बात पे आती हूँ कि शक्ति, ऑफ कोर्स शी इज द शक्ति। जितने रूप आप नवरात्र में महिलाओं के देखते हैं, हर औरत में आपको वो रूप मिलेगा। अब उसका इंटरप्रिटेशन मॉडर्न पर्सपेक्टिव में अगर आप करिए, अगर आप एक औरत को देखें वो मल्टीटास्किंग करती है ना। नाउ आई एम हियर, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई मीन, बट देन मे बी आई एम थिंकिंग कि हाँ वहाँ ये काम हुआ होगा, ये आया होगा, या होगा। सो दैट मल्टीटास्किंग पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो देयर, यू नो। और आज आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो रिसेंटली हुआ था, उसमें महिलाओं का कितना ज़बरदस्त रोल था। जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कितनी ज़बरदस्त हमारी जो महिलाएं ने उन्होंने किया था। तो there is this perspective where you need more women representation in public life, political life, and for that matter when it comes to society, constitutional empowerment बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा भाई मुझे मेरा ज़मीन का हक नहीं दे रहा है, मेरे बाप ने जो छोड़ा है ये कह के कि भाई यू आर अ डॉटर यू विल नॉट गेट, मेरा स्टेट, मेरा मेरा जो लॉ है वो मुझे ये सक्षम करता है कि मैं अपना हक मांगूं, मैं अपना हक लूं, क्यों ना लूं मैं। जैसे इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट अगर जब मिल जाए तो आपके पास ये हक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये हक देता है, ये बात महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भी कुछ करना हो, जो आज शायद के पास उतना अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम वर्कशॉप्स करते हैं। उसके लिए हम जो हमारे आसपास जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे जैसे महिलाओं की हो जाती है, जो हम उन तक वो चीज़ पहुँचाएं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं किरण जी, आप मैं तो बहुत ट्रैवल करती हूँ, बहुत इंटीरियर्स तक जाती हूँ, महिलाओं की हर तबके की महिलाओं से मिलती हूँ। मैंने देखा है कि वुमेन आर नॉट अनअवेयर, उनको पता है, वो जानती हैं
लेकिन हमारी सरकार के भी कई मेरे कई ऐसे जो दोस्त हैं, महिलाएं हैं, और फॉर दैट मैटर इवन मैन एक्टिविस्ट हैं, और इवन हु आर पार्ट ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, सरकार उसको प्रमोट करती है और ये मैसेज उन तक जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बड़ी बात कहूँगी, और जो मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारा देश जो है कई इट्स डाइवर्स है ना। रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहे कितना भी बोले कि हम सेक्युलर हैं, मैं ये नहीं मानता, बट रिलीजन इज इम्पॉर्टेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर द रिलीजियस लीडर्स। सो वेरी रिस्पॉन्सिबली मैंने पहले लिखा भी है, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये कहती हूँ कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी ये सोच अपने समाज में लानी पड़ेगी, उनको आवाहन करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारे समाज की औरतें आगे आएँ, पढ़ें लिखें, और ये हो रहा है किरण जी, ये चेंज आ रहा है। मैं किसी स्पेसिफिक मजहब की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं इन जनरल बात करूँगी कि देयर इज़ दिस रियलाइजेशन। अब वो रियलाइजेशन क्यों आया है? वो रियलाइजेशन इससे आया है कि स्टेट ने भी एम्पावर किया, स्टेट ने वो स्टेप लिया है, गवर्नमेंट ने वो स्टेप लिया है कि भाई इट्स नथिंग डूइंग, नाउ वी वांट women being constitutionally empowered, right? और लॉज तो बनते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो कैसे उन तक पहुंचे, तो वो अब मुझे तो पता है ना। लेकिन द गवर्नमेंट इज वर्किंग एट वेरी बेस लेवल ऑल्सो। वर्कशॉप्स होते हैं, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, और आप देखिए कि जैसे मैं आपको अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देती हूँ। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, माय वन क्लास इज लाइक अ मिनी इंडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पूरे देश से, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई केरला से है, कोई गुजरात से है, कोई कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई कर्नाटक से है। तो जब वो लड़कियां, इट इज दैट थर्स्ट, राइट? तो मेरी ये गुजारिश है कि जब आपकी बच्चियां वो थर्स्ट लेके, वो एबिलिटी लेके अगर कोई कदम उठा रही हैं, आगे जा रही हैं, तो पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी ढाल बन के खड़ा होना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा ही एक प्रयास आपने अभी जम्मू कश्मीर में किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या एक्सपीरियंस था कश्मीर में, क्या बदलाव आया 370 हटाने के बाद? और जब वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, तो वुमन एम्पावरमेंट का जो रूप था वो आपने कश्मीर में क्या देखा? थोड़ा ऑडियंस को इसके बारे में। हाँ किरण जी, अच्छा आपने मुझे ये याद दिलाया कि अभी मैं रिसेंटली गई थी, भारत सरकार की तरफ से चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर देयर। और कश्मीर की मैं आज की क्या बात करूं, कश्मीर को अगर आप हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, तो वहाँ बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल वुमेन हुई है, जहाँ आप लाल देर जैसी महिला हुई है, एंड हबा खातून, एंड सूफी और भक्ति लिटरेचर का जो वहाँ का जो एक ट्रेजर है, वो जग को पता है, द वर्ल्ड नोज अबाउट इट। एंड क्योंकि मैं यूथ से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो आप जानते हैं कि कश्मीर का जो रिप्रेजेंटेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बढ़ गया है, और एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट दिस इज द राइट टाइम। ये एक सही समय है कि जब वो उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। पॉलिटिक्स की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगी कि उसमें बहुत पैराडाइम जो इंटरेस्ट है वो एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी आ जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ के लोगों की बात करें, वहाँ के जो, जैसे मैं कुछ प्रोफेसर्स से मिली, फीमेल प्रोफेसर्स से, एंड दे आर सो वेल रेड, उनकी अवेयरनेस इतनी अच्छी है, और बहुत ही वेलकमिंग है वो, कि भाई इफ आई विल गो देयर। एंड द फेस्टिवल वाज सो सक्सेसफुल, और बच्चियों में भी चेंज आ रहा है, बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, एंड मेडिकल स्टेम में, मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें भी आ रही हैं औरतें। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट। व्हाट एल्स आई कैन से, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल देयर। और सोशल लेवल पे भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो अगर रोजी रोटी और पीस है तो व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स they feel that they are one with it. They are one with it. That is very important. I think मुझे आपको थोड़ा और पीछे लेके जाना है। अभी जो आपका कोर टॉपिक है हिस्ट्री, since you are a historian, थोड़ा हमें इस बारे में बताइए कि हमारा जो इतिहास लिखा गया, क्या वो सच्ची में जैसा था वैसा है, उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है? कुछ चीज़ें जो दुनिया को नहीं पता है, जो हिंदुस्तानियों को नहीं पता है, क्या वो लाइमलाइट में आनी चाहिए?
क्या हो रहा है हिस्ट्री की दुनिया में, क्या हो रहा है? देखिए किरण जी, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आप मैं कह सकती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑलवेज अ विक्टिम ऑफ एवरी आइडियोलॉजी, आई कैन से नॉट एनी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी। और आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, और हमारे सुनने वाले भी समझदार हैं, वो जानते हैं कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट वाज ओवरटेकन बाय वन आइडियोलॉजी, है ना। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारे पास आया वो कहीं से आया, है ना। लेकिन उसने हमको रोका नहीं है। जैसे अभी आपने मुझसे मुगल वुमेन के बारे में पूछा, तो अगर आप मुगल हिस्ट्री देखते तो वहाँ कहीं, अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जहाँ आरा क्या सोचती थी, किस तरह से उसकी क्या फीलिंग्स थी, नूरजहाँ की क्या फीलिंग थी। अब नूरजहाँ जो है वो एक अच्छी रूलर थी, सब था, लेकिन उसको हिस्टोरियंस जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि वो महिला थी, उसने गेटोइज्म बनाया, एक जनता बनाई। अरे भाई, इफ यू आर इन पावर एंड इफ अ मैन इज मेकिंग अ गेटोइज्म, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग अ मैन, बट यू आर क्रिटिसाइजिंग बिकॉज जस्ट बिकॉज शी इज नूर जहां, शी इज अ वुमन। तो ये तो रहा है। अब मैं आपकी उस बात पे आऊंगी कि बिल्कुल ये ज़रूरी है कि हम जो हमारे देश का जो इतना, क्योंकि हम एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं या हमें बताई गई है, या हमें वही सुनने में अच्छा लगता है या लग लग रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री की बात करें, तो देयर इज वन कैरेक्टर हु ऑलवेज इंस्पायर्स मी, एंड शी इज नॉट अ क्वीन और समथिंग, इज जनाबाई। अगर आप भक्ति लिटरेचर पढ़ें, उसमें एक कैरेक्टर था, हम बचपन में स्कूल की बुक में पढ़ते थे कि कैसे वो किला फान के गई क्योंकि उसको वापस जाना था अपने बच्चे के पास, उसको दूध पिलाना था, वो एक मजदूर औरत थी। तो ऐसे कई स्टोरीज हैं जिनको हमको सामने लाना चाहिए और उसके बारे में बात करना चाहिए। बाकी लोग कहते हैं कि ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, अभी तक तो ये ठीक था, ये क्यों नहीं। दैट कंट्रोवर्सी इटसेल्फ स्पीक्स ऑफ द फैक्ट दैट समथिंग वाज नॉट राइट, राइट। तो ये and fact is fact, history is what it has happened, so we have to know whatever usme koi good bad is not there, it's just what has happened. And I feel that as a historian it's my job to not judge or not make any judgment, or because it's just the event that has happened, I have to record it and I have to present it. बाकी तो वो कहते हैं ना, वो एक शेर है कि अपना तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक शेर है कि अ, अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो भारत का तो हमेशा से, इफ़ यू सी वी हैव नेवर अटैक्ड एनी कंट्री, आप हिस्ट्री देख लीजिए, है ना? हम आपस में तो लड़े हैं जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया, लेकिन हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। आज भी देख लीजिए आप, आज भी पूरे विश्व में जो टेररिज़्म को हमने सहा है, आज हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे मासूम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन एक कोई इंटरनेशनल आवाज़ उस पे क्यों नहीं उठती है? उस पे उठना चाहिए ना, कि वी ऑलवेज बीन द एम्बेसडर ऑफ पीस। क्योंकि हमारे जो भारत का परिवेश है, हमारे भारत का जो स्ट्रक्चर है, एंटिक्विटी है, एज हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री है हमारी, यहाँ के जो लोग हैं, और मतलब हम तो कुछ भी खा के, एक धोती पहन के, वो ओढ़ के हम खुश रहते हैं, है ना। हमारे पोस्ट कॉलोनियल और प्री कॉलोनियल उसमें हमें थोड़ा सा वाकई इसमें हमें काम करना चाहिए और हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज नो जजमेंटल, बीइंग जजमेंटल इन इट। भारत ऐसा एक देश है जिसकी सारी दुनिया में अलग से पहचान है हिस्ट्री को लेकर। बिल्कुल। चाहे फूड की हिस्ट्री रही हो, चाहे हेरिटेज की हिस्ट्री रही हो, चाहे जोग्राफिकल हिस्ट्री रही हो, तो आपको लगता है कि ये हम लोग प्रिजर्व करने में कहीं कम पड़ रहे हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत है? तो क्या करना चाहिए जो आने वाली जनरेशन है उसको भारत वाज अ वेरी रिच, हिस्टोरिकली वेरी रिच कंट्री, ये बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट एंड रिकग्नाइज जो भी हमारी हिस्ट्री है, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं जाते हैं, जैसे आप यू विजिटिंग अ सिटी और समथिंग, आप वहाँ की बुक लेते हैं, पढ़ते हैं कि यहाँ यहाँ हम जाएंगे, या जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, वेरेवर आई डू विजिट द म्यूजियम ऑफ दैट, चाहे वो छोटे से छोटा शहर हो, चाहे बड़े से बड़ा शहर हो। तो ये करना बहुत ज़रूरी है।
और उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट का जेंडर हिस्ट्री इज माय इंटरेस्ट, सो इट्स नॉट जस्ट दैट आई शुड बी रीडिंग जेंडर हिस्ट्री ना, मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके आसपास जो घटा है, जो उसके साथ हुआ है, वो भी समझूं, एंड वी शुड टेक प्राइड एंड वी शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट कि अगर ऐसा हुआ, जैसे यूरोप में अगर आप जाते हैं देखते हैं तो लोग दे हैवंट कवर्ड देयर हेट हिस्ट्री दे बिकॉज दे वांट टू लर्न कि ऐसा अब ना हो, है ना। फिर कोई गुलशन ना उजड़े अब वतन आज़ाद है, जो ये फिलॉसफी है, और जो एक पीस का मैसेज है ना। बुद्धिज़्म यहाँ जन्मा लेकिन इसको प्रमोट बाहर किया जा, बाहर उसको वो मिला, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वी शुड टेक प्राइड इन अवर, क्योंकि मज़हब और कल्चर बहुत डिफरेंट चीज़ है। हम हमेशा अक्सर हमें पॉलिटिकल मोटिवेशन हमको ये कंफ्यूज कर देता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं या जो भी, कंफ्यूज कर देते हैं। तो वो थिन लाइन को समझने के लिए हिस्टोरियंस की बहुत जिम्मेदार पोजीशन है। और आप, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं टेम्पल आर्किटेक्चर इज वन ऑफ माय फेवरेट फील्ड, आई हैव रिटन टेक्स्ट ऑन इट, आई हैव रिटन बुक्स ऑन इट, देयर आर, इट रियली इंस्पायर्स मी, यू नो, द आर्ट। उस ज़माने में आप सोचिए, आप ये खुद, आप सिर्फ इतना सोचिए आज टेक्नोलॉजी में हम कितना मेहनत करते हैं सेट करने में, लगाने में। उस ज़माने में कोई कैलाश टेम्पल, एलोरा, अजंता एलोरा कैलाश टेम्पल, वन, इट्स द लार्जेस्ट मोनोलिथ स्ट्रक्चर, कोई ऐसा कैसे बना सकता है? हाउ कुड दे हैव इवन thought of doing it, you know? So we need to take pride in that. Unless and until we are not proud of our culture, we cannot recognize it or promote it. और promote क्या करना है? मैं आपको एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं उस देश का नाम नहीं लूंगी। वहाँ ना मैं गई थी, और वहाँ के जो लोग हैं, जो हमें वहाँ वो गाइड था, वो दिखा रहा था, ये देखिए पैलेस है, ये देखिए ये वुडन ये स्ट्रक्चर है, एंड आई वाज लाइक, व्हाट इज दिस गाय शोइंग मी? आई एम फ्रॉम इंडिया, वी हैव ताजमहल, वी हैव अजंता एलोरा। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग हिज, obviously he also has to be proud of his culture, but we are a mammoth of culture, है ना। हमारी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो मतलब हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहने के बाद भी, हम कॉलोनियल होने के बाद भी, जो हमने मैसेज, हम गांधी का जो मैसेज, हम आज भी गांधी जी जो, जहाँ पीस, इक्वालिटी, शांति की बात होती है, तो लोगों को विश्व में कोई भी कोना हो, वहाँ महात्मा गांधी की ही याद आती है। तो वी आर एवरीवेयर। इसी विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। टेम्पल आर्किटेक्चर की आपने बात की, अभी कुछ साल पहले से हमारे यहाँ पे एक ऐसा मूवमेंट शुरू हो रहा है कि हमारे जो पुराने टेम्पल्स हैं, कैलाश से लेके कोणार्क के सूर्य मंदिर तक, इनको मार्केट किया जाए, या इनको दुनिया में बताया जाए कि आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा नमूना है। बिल्कुल। इसके लिए आपको लगता है कुछ हो रहा है अपने देश में, या कुछ करने की जरूरत है? किस अलग से सोचने की जरूरत है इसके बारे में? सी, आप अलग से क्या, ये तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं ही। एंड आई मीन, मैं अपना बता सकती हूँ, हम लोग हर साल बच्चों को कोई ना कोई मॉन्यूमेंट विजिट कराते हैं, लेके जाते हैं, एंड वी इंट्रोड्यूस देम टू दैट। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब लोगों का इंटरेक्शन होगा, व्हेन पीपल विल रिकग्नाइज एंड यू विल फील। अब मैं महाबलीपुरम, मैं अभी भी, मैं अगर आंख बंद करती हूँ तो मैं वहाँ, जब मैं महाबलीपुरम सोचती हूँ, I just go there, you know, because it's so beautiful, the shore temple. कैसे ये सोचा जा सकता था, कैसे ये बनाया जा सकता था? आप कुछ मत सोचिए, आप ये सोचिए ना कि वो जो लेबर उसमें लगा है, जो एक पैशन, बिकॉज दिस आर्ट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट पैशन एंड विदाउट एफर्ट। तो गवर्नमेंट का काम है ही, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड फील प्राउड। एंड हम बड़ा कहते हैं, इस साल मैं तो स्विट्जरलैंड गया था, इस साल मैं तो, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू हैव, इट्स योर मनी, यू गो वेयरएवर यू वांट। लेकिन आप अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चों को आप लेके जाइए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे आई डोंट नो इफ यू नो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट, मैं अभी गई नहीं हूँ लेकिन इट्स ऑन माय बकेट लिस्ट, रानियों की वाव जो पाटन में है।
अगर वो आप लोग देखें उसके बारे में पढ़ें कि रानियों मतलब विमेन हुई हाउ दे मस्ट हैव थॉट ऑफ दैट और उसके पीछे भी थॉट थी अपने जो मेल हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और उसके लिए मोस्ट ऑफ द बाउलीज दैट आर देयर राजस्थान आप देख लीजिए और बहुत से छोटे छोटे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं और द गवर्नमेंट इज डूइंग गुड और उसको प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि आज मैं मुंबई में हूँ और अगर मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है बॉलीवुड एक्टर्स या जो बहुत उनको आप इतना यू आर वर्किंग हार्ड यू आर अर्निंग मनी यू हैव योर फेस वैल्यू उनको मे बी दे कैन बी यूज्ड टू प्रमोट है ना इंटरनेशनली आप देखिए कि हॉलीवुड एक्टर्स आते हैं यहाँ अभी मैं कहीं जा रही थी तो मुझे एक बहुत बड़ा कोई नाम नहीं याद आ रहा है मेट ही जस्ट कम हियर फॉर अ योगा थेरेपी सो दे कीप कमिंग तो जहाँ ये लोग इसको प्रमोट करें लेकिन हम उसको नहीं करें तो ये वही बात आ जाती है कि जो जिम्मेदार तबका है हमारी सोसाइटी का उसको इसको स्टेप लेना चाहिए एंड ऑफ कोर्स वी शुड हैव मोर लिटरेचर and more books on unspoken history, unspoken places. There are shrines जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है लोकल हिस्ट्री फोक हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सो ये अब इट्स अ अपकमिंग फील्ड अब तो लोग इस पे काम कर रहे हैं जो हमारी फिल्मों के थ्रू चीज़ें दिखाई जाती हैं उसमें थोड़ी लॉजिक अगर डाल दी जाए rather than any ठीक है एंटरटेनमेंट वैल्यू आपको डालनी पड़ती है अकबर जैसे अकबर में हमेशा सोचती थी पृथ्वीराज कपूर की बट अकबर वाज नोवेयर नियर टू पृथ्वीराज कपूर अगर उसकी पेंटिंग देखी जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इसी को थोड़ा आगे लेके जाना चाहूँ कि फिल्मों में जो हिस्ट्री दिखाई जाती है जी फिल्मों की हिस्ट्री और एक्चुअल हिस्ट्री में जो जमीन आसमान का अंतर है उससे ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता लोगों में कि यार जो मैं फिल्मों में देख रहा हूँ जिससे जोधा अकबर की अपनी बात जी जी जोधा नाम जोधा भाई कोई कैरेक्टर था ही नहीं तो ये गलत सलत क्यों दिखाया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए सी इसके लिए तो पहली बात हम ये सोच के ना जाएं फिल्म देखने की हम हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री देखने हम ये सोच के जाएं कि हम एक एंटरटेनमेंट देखने जा रहे हैं भाई वी जस्ट गोइंग टू गेट एंटरटेन्ड है ना आई डोंट नो इफ जोधाबाई डिड लुक लाइक ऐश्वर्या राय और अकबर डिड लुक लाइक ऋतिक रोशन तो हम उसको एक एंटरटेनमेंट वैल्यू से देखें दूसरी बात ये है कि देर आर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जिनको सीरियसली लिया जाता है व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स मैं जनरल एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन देर आर जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बिल्कुल फैक्ट्स चेक करें जब वो कोई फिल्म बना रहे हैं या वो कोई किसी पे कैरेक्टर पे कुछ बना रहे हैं तो आप ज़रूर उस पर गहन रिसर्च करिए आप उसको समझिए और उसके ट्रू फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करिए जैसे मैं आपको किरण जी बताऊँ 50s 60s लेट 60s एंड अर्ली 70s कुछ फिल्म्स थी जो मुगल्स को लेकर बनी जैसे मुगल आजम जो इट वाज अ मैग्नम ओपस है ना लेकिन उसमें ग्रैंडनेस ऑफ मुगल तो थी लेकिन वो कैसे इट वाज मोर ऑफ अ रोमांटिक जो था वो उसको दिखाया गया उसमें कोई फैक्चुअल अनारकली जैसा कोई कैरेक्टर था या नहीं था वो एक सबजुडाइज्ड फैक्टर है उसी तरह तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉमन मैन टू नो कि भाई ये एंटरटेनमेंट वैल्यू है ये कोई आपके लिए कोई हिस्ट्री का सबक नहीं है हाँ हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो आप मेरे पास आइए या किसी हिस्टोरियन के पास जाइए या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री हो या कोई ऐसी फिल्म हो जिसकी वैलिडिटी जो जिसका वो रिसर्च ओरिएंटेड वो ज़रूरी है जैसे आप अभी वो कौन सी फिल्म आई थी जिसमें मराठा हिस्ट्री पे कुछ था और भी ऐसी कई फिल्में हैं कि वो वैसे ही हो गया ना कि उस ज़माने के कुछ लिखे हुए जो सोर्सेज हैं जिनको वैलराइज किया गया जिसको बहुत वो किया गया उस हिसाब से तो और मुझे लगता है जनता अब इतनी नासमझ नहीं है अब आजकल की हम लोग के पास तो आजकल की बच्चे जो है नेक्स्ट जनरेशन अब तो एआई आ गया वो भी नहीं पता कि भैया जो आ रहा है वो क्या आ रहा है यू नो सो वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड रियलिटी जो है क्या है तो अगर आपको बाबर के बारे में पढ़ना जानना है तो आप बाबरनामा पढ़िए उसके साथ साथ उसकी क्रिटिक भी पढ़िए कि भाई क्या क्रिटिकल एनालिसिस थी और अकबर को आप बहुत वैलराइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई ही वाज बट आप ये भी देखिए कि जो शुरू के इनिशियल पीरियड थे उसमें उसके कई वॉर्स किए काफ़ी
इट्स बट ऑब्वियस क्योंकि वो एक रूलर था। तो आई एम नॉट फ्रॉम दैट ब्रिगेड कि मैं उसको डिफेंड करूँ। मेरा काम एज अ हिस्टोरियन इज टू ब्रिंग द फैक्ट। आई एम नॉट देयर टू जज एनीथिंग। वो तभी होता है जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीच पे आती है, दैट इज द प्रॉब्लम। से एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना जी। चाहूँगा, जो काफ़ी अपनी ऑडियंस जो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी प्लीज। हमने बात की कल्चर की, हमने बात की हेरिटेज की, हमने बात की ज्योग्राफी की। बात जहाँ तक आती है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पहले हम एक ही थे, 47 के बाद अलग अलग हो गए, पर हमारा कल्चर तो एक ही है, हमारी हिस्ट्री तो एक ही है। पाकिस्तान में भी जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे एक मूवमेंट चल रही है कि वहाँ के जो पुराने मंदिर है जिनको ध्वस्त किया गया, उनको रिवाइव करने का एक मूवमेंट अब चल रहा है। उसके बारे में आपने कुछ किसी की हेल्प की, ऐसा मुझे हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए देखिए कि क्या किरण हो जी, रहा है? आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक सवाल अच्छा इसलिए मैं कहूँगी कि आपने कहा कि हम एक थे और अब हम पॉलिटिकल उसकी वजह से, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि हमने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आइडियोलॉजी, जो सिस्टम, जो एक नेचर हमारा, जो एक हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी डेमोक्रेटिक नेशन की आइडेंटिटी थी, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो उसके करीब ही नहीं फटकता, है ना। वो तो मतलब दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, है ना। आप देख लीजिए, जो मैंने भी बहुत पहले जब वहाँ पे जो अभी रिसेंट हालात हुए थे और उनको यहाँ आके लेना पड़ा था, आश्रय लेना पड़ा था वहाँ की प्रेसिडेंट जो थी, और अमार शोनार बांग्ला, तो मैंने वो उसमें यही लिखा था, आप सोचिए कि किस तरह की वहाँ मेंटालिटी होगी, है ना। हमारे यहाँ तो एक टेररिस्ट को भी एक लीगल एड दी जाती है कि भाई आप आपका मत रख, आपको हम, वी आर दैट डेमोक्रेटिक, लेकिन आई एम सॉरी, आई कैन नॉट इक्वेट देम टू my ethos, my country's ethos. They don't even stand near. जहाँ तक पाकिस्तान और बांग्लादेश का सवाल है, मैंने आपके सामने अपना वो मत तो रख ही दिया। यस, टूरिज्म के हिसाब से आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे साइट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो पहले भी हमारे लीडर्स गए थे, उन्होंने उसका मेंशन किया है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, सुनने वाले भी समझदार हैं। तो वो प्रिजर्वेशन और वो अटैचमेंट तो नहीं है जो हमारे देश में है, और वो हो भी नहीं सकता ना। भारत थोड़ी कोई बन सकता है, भारत कोई नहीं बन सकता। भारत बनने के लिए आपको, इट्स अ डिफरेंट, आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। लेकिन वहाँ पे कुछ चल रहा था भैया, एज ए हिस्टोरियन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ तो वहाँ पे हो रहा है कि जो रिवाइव करने का प्लान हो गया, एज ए हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में कुछ आपको पता है कि किस तरह का रिसर्च वहाँ पे हो रहा है? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ना इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, स्कॉलर्स काम करते रहते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर साइड, द काउंटर पार्ट देयर। हमारा तो ये है कि अगर हम सूफिज्म पे बात, हम तो सूफिज्म पे भी बात कर रहे हैं, हम कबीर पे भी बात कर रहे हैं, हम मीराबाई पे भी बात कर रहे हैं, हम कृष्णा कल्ट पे भी बात कर रहे हैं, है ना। हम बहुत सारी ऐसी फिलॉसफी हैं जो पर्टिकुलर रिलीजियस, लेकिन हमारी कोई डिस्पैरिटी नहीं है उसमें, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम मंगल काव्य की भी बात कर रहे हैं, है ना। सो बट देयर आई डोंट फाइंड दैट अप्रोच, एंड जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है हो रहा हो, लेकिन ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन तो मुझे दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा है। और उसका जो नुकसान है, मैं आपको बताऊं किरण जी, उसका नुकसान उनकी जनरेशन झेलेगी। दे विल हैव टू सफर बिकॉज इफ यू आर कीपिंग योर नेक्स्ट जनरेशन अवे फ्रॉम द रियलिटी। आप देखिए ना, अभी पार्टीशन का वो था, हमने पार्टीशन विभीषिका मनाई हर जगह, हमने लेक्चर्स रखे, गवर्नमेंट हैज दे टोल्ड कि भाई बताया जाए कि क्या हो रहा है, पार्टीशन में क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ। सो तो हमने तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताया है ना। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वहाँ पे सिर्फ जो रिलीजियस लीडर्स थे, नॉट सूफी स्कॉलर्स, हाँ, तो कव्वाल को और सूफी सिंगर्स को गोली मार दी जाती है, तो मैं उनसे क्या उम्मीद करूं किरण जी।
बिल्कुल। ये थी डॉक्टर मोबिल। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स की उन्होंने बात की, और कल्चर, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को आगे की जनरेशन को लेके जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे से रोड मैप आपने दिया मोबिल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय